हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स वाला चैनल। सफलता टेस्ट डे 8 सीबीएसई क्लास 12 मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच। आज हम लोग डे 8 में जो इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन आया था उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्निंग बैच से। मॉर्निंग बैच का पहला क्वेश्चन हम लोग का था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। मैंने बताया था क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर का दो टाइप होता है। कौन कौन? एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमी में क्या क्या आ जाता है? तो इकोनॉमी में आ जाता है पावर, इकोनॉमी में आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी में और क्या आ जाता है? एनर्जी, और क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन। यानी ये सब किस में आता है? ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। वहीं पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तीन चीज आता है। कौन? एक तो आता है हेल्थ, दूसरा क्या आता है? एजुकेशन, तीसरा क्या आता है? हाउसिंग। यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशन, वाटर, ये सब किस में आ जाता है? ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। तो आप बताइए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड एजुकेशन, बिल्कुल सही होगा। हाउसिंग फैसिलिटी सही होगा। हेल्थ सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन फीचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेन फीचर क्या क्या था? कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्या सही है? दूसरा, ब्लीक एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग पढ़े थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया में क्या था? पहला, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं के बराबर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्लीक एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी ये भी सही है। ब्लीक का मतलब क्या होता है? बहुत कम। यानी इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत कम था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, इंडिया में कुछ इंडिविजुअल था जो अपने लेवल पे इंडिया में इंडस्ट्री को सेटअप करने का कोशिश किया था, जिसका मैंने नाम भी बताया था। पहला मॉडर्न इंडस्ट्री, सॉरी पहला मॉडर्न इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री 1854 बॉम्बे, दूसरा जूट इंडस्ट्री 1859 कहां पे? तो बंगाल। तीसरा मैंने बताया था 1870 में कौन सा इंडस्ट्री? स्टील इंडस्ट्री, बंगाल। 1904 सीमेंट इंडस्ट्री, चेन्नई, और 1907 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कहां पे? जमशेदपुर, टाटा में। यानी ये सब कुछ इंडस्ट्री था। अदरवाइज इंडिया में एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं के बराबर था, बहुत कम था। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये भी सही है। यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से। जमींदारी सिस्टम ब्रॉट इनस्टेबिलिटी टू इंडियन कल्टीवेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और इसका रीजन है कि जमींदारी सिस्टम लीड टू फ्रीक्वेंट इजेक्शन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब यह है कि असर्शन हमारा कह रहा है कि जमींदारी सिस्टम ब्रॉट इनस्टेबिलिटी टू इंडियन कल्टीवेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सही है। यानी जमींदारी सिस्टम के कारण इनस्टेबिलिटी हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था तो किसके द्वारा? जमींदार के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट हमारा असर्शन सही है। रीजन उसका पूछ रहा है कि जमींदारी सिस्टम लीड टू फ्रीक्वेंट इजेक्शन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल, सही है। फ्रीक्वेंट इजेक्शन का मतलब किसान का धीरे धीरे इंटरेस्ट किस एग्रीकल्चर में लेना छोड़ दिया था, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट होता था, और यही रीजन है जिसके कारण इनस्टेबिलिटी इंडियन एग्रीकल्चर में हो गया था जमींदारी सिस्टम के कारण। तो यानी कि असर्शन रीजन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, सही से एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटेड सरप्लस ऑफ व्हीट इज इक्वल टू, यानी किसी भी गुड्स का मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आउटपुट ऑफ व्हीट माइनस व्हीट मीट ऑफ नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से अगर हम लोग अगले साल के लिए जो क्रॉपिंग सीजन है उसको घटा देंगे तो क्या उसको आउटपुट, उसको मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। या आउटपुट ऑफ व्हीट प्लस ऑन फार्म कंजप्शन ऑफ व्हीट, या आउटपुट ऑफ व्हीट माइनस ऑन फार्म कंजप्शन ऑफ व्हीट, या आउटपुट ऑफ व्हीट इनटू प्राइस ऑफ व्हीट। तो मैंने बताया था मार्केटेड सरप्लस का मतलब
प्रोडक्शन में से कंजप्शन को माइनस कर दो तो क्या हो जाता है, मार्केटेड सरप्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ व्हीट यानी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट माइनस ऑन फार्म कंजप्शन ऑफ व्हीट, यानी किसान का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से कंजप्शन को माइनस कर दो, उसका जितना भी कंजप्शन होगा तो रेस्ट जो एक्स्ट्रा बचेगा वही क्या होगा, मार्केट में सेल करने के लिए लायक होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, मार्केटेड सरप्लस। तो आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से असर्शन और रीजन से है। द गेन्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इल्यूडेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। असर्शन कर रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का जो गेन है, गेन मतलब जो आउटकम है, जो बेनिफिट है, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को नहीं मिलता है, यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इससे बाहर है। क्या असर्शन सही है हमारा? तो डेफिनेटली सही है। मैंने बताया था नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन में कि ग्रीन रिवोल्यूशन का नेगेटिव इंपैक्ट ये रहा था कि लिमिटेड पॉपुलेशन था, यानी बहुत कम किसान ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इनपुट होता है उसको अफोर्ड कर पाता है, जिसके कारण बेनिफिट उसको नहीं मिल पाता है। उसका रीजन ये है कि HYB टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव इनपुट विच वर बियॉन्ड द रीच ऑफ मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल मतलब सीमांत, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन हो। तो जिसके पास जमीन ही कम है, प्रॉपर्टी ही कम है, इनकम ही कम है, तो क्या वो HYB टेक्नोलॉजी जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है उसको अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो उसको बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब रीजन क्या कर रहा है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। तो दोनों सही है और असर्शन उसका सेटिस्फाइड भी, उसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। बोथ assertion A and reason R is true and reason R is the collective expression of assertion A। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा A। चलिए ये था हमारा मॉर्निंग बैच का। अब चलते हम लोग इवनिंग बैच में। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू, जैसे हम लोग अभी मॉर्निंग बैच में पढ़े थे इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइप, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज, एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे दोनों होता है, इकोनॉमिक और सोशल दोनों होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया लिंक टू डैम, यानी इंडिया में जो पहला ट्रेन चला था वो कब से कब तक चला था, कहां से कहां तक चला था, बॉम्बे टू दुर्गापुर, कलकत्ता टू थाने, बॉम्बे टू थाने या बैंकिंग। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मैंने बताया था इंडिया में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे क्वेश्चन 2 पूछता है। एक तो पूछता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे से, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे क्या हो जाएगा 1850, और दूसरा क्या पूछता है फर्स्ट ऑपरेटिंग ऑफ रेल या ऑपरेशन ऑफ रेलवे। तो मैंने बताया था इंडिया में फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ रेलवे कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 को, जो कि कहां से कहां तक चला था, बॉम्बे टू थाने। तो इसको आपको याद रख लेना है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रेन कहां से कहां तक, बॉम्बे टू थाने, और ये कब चला था 16 अप्रैल 1853 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का असर्शन और रीजन से। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। सही है, असर्शन हमारा सही है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि लगभग 70 to 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, दैट मींस मैक्सिमम पॉपुलेशन वाज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, प्रिंसिपल सोर्स था उसका। और रीजन उसका बता रहा है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ फ्यूडल इकोनॉमी। क्या ये रीजन सही है और क्या सही है, तो उसका एक्सप्लेनेशन सही से करता है। तो पहला तो हम लोग का रीजन ही गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा इकोनॉमी फ्यूडल इकोनॉमी नहीं था, हमारा इकोनॉमी क्या था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। पढ़े थे हम लोग, हमारा इकोनॉमी क्या था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। तो जब हमारा रीजन सही नहीं है तो एक्सप्लेनेशन का बात ही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म डज नॉट कंप्राइजेज ऑफ, यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या नहीं आता है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, रेगुलेशन ऑफ रेंट, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तो हम लोग पढ़े थे इंडिया में एग्रीकल्चर में 2 टाइप का रिफॉर्म हुआ था। कौन कौन, एक तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और दूसरा कौन सा रिफॉर्म था, दूसरा था टेक्निकल रिफॉर्म। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरी या एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑफ लैंड। और क्या पढ़े थे हम लोग, और हम लोग पढ़े थे
कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, और हम लोग क्या पढ़े थे, रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेगुलेशन ऑन रेंट, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये 5 हम लोग रिफॉर्म पढ़े थे जो कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था एग्रीकल्चर में, रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरी या जमींदारी सिस्टम का रिमूवल, दूसरा सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग जिसमें क्या किया गया था, किसी को भी किसी भी इंडिविजुअल को एक फिक्स कर दिया था कि मैक्सिमम इतना ही लैंड को या जमीन को ओन कर सकता है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग जो कि हमारा एग्रीकल्चर का एक फीचर था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, उस प्रॉब्लम को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था, मतलब खेतों को जोड़ के बड़ा किया था, साइज बड़ा किया था। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट पे रेगुलेशन लगाया था 1/3 मैक्सिमम रेंट, और वो भी नहीं लिया जाता था। और कॉर्पोरेशन फार्मिंग, यानी ये 5 काम किया गया था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में। तो ये 5 होगा, इसके बाद नहीं होगा तो ये भी होगा, रेगुलेशन ऑफ रेंट भी होगा, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग भी होगा, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये नहीं था। तो इसीलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा रीजन से है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोट बैलेंस रीजनल ग्रोथ, क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करता है? सही है, रीजनल बैलेंस ग्रोथ। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लाने के पीछे पर्पस ही यही था कि बैकवर्ड एरिया, जो एरिया बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, उसी एरिया में इस चटनी को इसको लगाया जाएगा। कहीं पे भी इसको हम लोग लगा सकते थे, क्यों कि इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल का डिमांड नहीं होता था। तो हमारा क्या है, ये बैलेंस रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करता था। इसमें लाइसेंस के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं था। दूसरा उसका रीजन ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, सही है, यानी कि लोकेशनल फैसिलिटी होने के कारण रीजनल बैलेंस ग्रोथ को बैलेंस करता है या सस्टेन रखता है। तो असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का था, अच्छा लास्ट यही क्वेश्चन था। तो यही मॉर्निंग और इवनिंग बैच का 5-5 क्वेश्चन था, आप लोग मिला लीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सफलता डे 9 में, तब तक थैंक यू।